नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 8वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। पिछले 7 कड़ियों में आपने देखा होगा कि बात शुरू करने के पहले मैं किसी न किसी महापुरुष के बारे की बात करता था कि महापुरुष ने गांव पंचायत या गांव सरकार के बारे में क्या कहा है। आज मैं आपको गांव पंचायत के बारे में दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से फाउंडर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े महापुरुष थे, बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने क्या कहा है आज मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है आपको जानना। दीनदयाल उपाध्याय जी ने गांव पंचायत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और वो क्या बात कही है वो जाने। ये जो है दीनदयाल उपाध्याय जी की पुस्तक है, इनका आप ये देखिए उनका चित्र। और ये उन्होंने कहा था कि दीनदयाल उपाध्याय ने क्या क्या कहा था। उन्होंने हर सब बातों में कहा, गांव के बारे में भी कहा, देश राष्ट्र समाज हर क्षेत्र में उन्होंने कहा। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसको भी पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि हर बार मैं ये बातें आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको लगे कि ये बातें कही गई हैं, कोई उसमें मैं न कुछ जोड़ रहा हूँ न कुछ घटा रहा हूँ, बल्कि इन महापुरुषों ने ये बातें कही हैं, क्योंकि इन लोगों ने उस देश को, समाज को, काल को, परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से समझा है, देखा, और उसके हिसाब से समझा कि क्या जरूरी है। जिस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि भविष्य में क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या चीज़ें देश को, व्यवस्था को चलाने की, बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, उस दृष्टि से हम लोग ये बात गांव पंचायत को या गांव सरकार की आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा था, ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से सुनिए। ध्यान देने योग्य यह बात है कि हमारे भारत में प्राचीन काल में पंचायत प्रणाली आज के समान शासन सत्ता की स्वैर इच्छा के अनुसार चलने वाली नहीं थी। उन्हें समाज में स्वायत्त एवं स्वयंभू घटकों का स्थान प्राप्त था। राजा उन्हें कोई आदेश नहीं दे सकता था। राजा की एक समिति होती थी और ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि इस समिति में हुआ करते थे। इस प्रकार ग्राम पंचायतों की सम्मति राजा को माननी पड़ती थी। राजा को समिति विधान बनाने के लिए नहीं, केवल कार्य चलाने के लिए होती थी। ग्राम पंचायत राजा की कृपा पर नहीं होती थी, प्रत्युत राजा ही उनके आधार पर खड़ा होता था। कितनी महत्वपूर्ण बात है, आप देखिए कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था इतनी महत्वपूर्ण बात कि ग्राम पंचायतों में के आधार पर राजा खड़ा होता था। राजा के आधार पर ग्राम पंचायतें नहीं खड़ी होती थी। मतलब जो कुछ सत्ता का केंद्र था वो ग्राम पंचायतें थीं। राजा जो है उनके आधार पर खड़ा होता था। राजा के कृपा पर गांव पंचायतें नहीं चलती थी। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे पहले बार मैंने कहा कि गांधी जी के चेलों ने गांधी जी की बात नहीं मानी, जयप्रकाश जी के चेलों ने जयप्रकाश जी की बात नहीं मानी, लोहिया के चेलों ने लोहिया की बात नहीं मानी, उनके सपनों को पूरा नहीं किया। वो चाहते थे कि गांव सरकार बने और गांव में सारा अधिकार गांव को मिले। उसी तरह से वर्तमान में देखिए, वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में उत्तर प्रदेश में सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक चेले ही हैं। ये लोग जितने राजनीतिक चेले उनके हैं, इन लोगों को पूरा अधिकार है। केंद्र में तो बहुत बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, राज्य में बहुत बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन इन्होंने उसको गांव पंचायतों का, जो हम गांव सरकार की अवधारणा है, जो इन लोगों के महापुरुषों की अवधारणा है, उसको लागू करने की इनको जरूरत नहीं समझी। ठीक है, नहीं समझी। इस समय तो समझ सकते हैं, इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है। संविधान में बड़े बड़े संशोधन कर सकते हैं, नए नए कानून बना सकते हैं। तो गांव पंचायत बनाने में कौन सी की, जो हम गांव सरकार बनाने में कौन सी बाधा आएगी, ये तो समझने में दिक्कत नहीं इन लोगों को। ये तो जब चाहे तब बना सकते हैं, रातों रात बना सकते हैं, अध्यादेश जारी करके बना सकते हैं, अगर कहीं लगता हो कि इसमें कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन नहीं, उन्हें करना ही नहीं। पहले मैं बहुत पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इन लोगों को करना ही नहीं।
क्योंकि जो राजनीतिक सत्ता राजनीति में लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों से जिन्होंने सत्ता हासिल कर ली है, उनका उद्देश्य ये सुधार लेना और सत्ता देना, अधिकार दूसरों को देना नहीं है। उन्हें तो ये किसी तरह से अधिकार प्राप्त कर, अधिक से अधिकार जनता से अधिकार प्राप्त कर, अधिक से अधिक सुख सुविधा, अधिकार, रुतबा और रुआब अपना उनको जमाना है, उसका भोग करना है। तो सुख सुविधा में ये लोग भी उसी तरह से लगे हैं जैसे कि पहले के लोग, जो राजनीतिक लोग थे, जैसे सत्ता मिली सुख सुविधा भोग और रुतबा जमाने में लग गए। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जैसे सत्ता सुविधा मिली, अब देखिए कि अब सारी ताकत सुख सुविधा अपना रुतबा जमाने में लगा हुए है। सारे कि हम कितने बड़े राजा की तरह से, हम अगर जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि हम राजा की तरह से हैं और राजा की तरह से हमारा रुतबा बना रहे, इसमें कोशिश में है। इनको भी कोई रुचि नहीं है कि हम गांव के लोगों को उनका अधिकार दें ताकि वो अपनी व्यवस्था चलाएं। तो इनसे फिर उस बात को मैं दोहराऊंगा कि ये आप आशा करिए कि ये राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता हासिल कर चुकी हैं, ये गांव की सरकार की स्थापना करेंगी, तो इस भ्रम में मत रहिए। ये कभी गांव की सरकार स्थापना नहीं करेंगे। इसलिए आपको खुद ही गांव की सरकार के लिए उठना पड़ेगा, उसके लिए ताकत जुटाना पड़ेगा और गांव की सरकार स्थापना के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये बार बार मैं इसलिए आपको दोहरा रहा हूँ ताकि इस बातों को आप सब पूरी तरह से अच्छी तरह से समझिए ही नहीं, बल्कि विश्वास करिए कि ये राजनीतिक लोग कुछ नहीं करेंगे। अब आज का जो विषय रखा गया है कि ये बड़ा रोचक विषय है, और आपको लगा हुआ कि ये आप ऐसा विषय क्यों, आपने गाँव वालों को गधा क्यों कह दिया? क्योंकि मैंने कहा है कि सरकार का पगहा गांव बने गधा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आपने गांव वालों को गधा क्यों कह दिया? गांव वालों को गधा इसलिए कहा कि जो सरकार जो अभी पहले मैं बता चुका हूं कि गांव को वित्तीय सारी व्यवस्था, अपना चुनाव कराने की स्वतंत्र व्यवस्था है, उनको निर्णय लेने की संविधान ने स्वतंत्र व्यवस्था दे रखी है, उनके लिए वित्त आयोग बना के उनको वित्त का साधन दे दिया है गांव वालों पंचायतों को कि वो अपना वित्त की व्यवस्था खुद करें, वो भी व्यवस्था उनके हाथ में है। अब आज ये हम बताने जा रहे हैं कि कानून जो है, जो व्यवस्था 29 विभाग जो मिले हैं, उसके बारे में जो 29 विभाग मिले सरकार संविधान द्वारा कि ये इसकी व्यवस्था सारी सरकार चलाएंगी, उनको ये कैसे सरकारें जो है कैसे इसको, और सरकारी अधिकारी कैसे उसको हड़प लेके गांव को गुलाम बनाए हुए। मैं आज जो चर्चा करूंगा कि वो चर्चा का विषय यही है कि किस तरह से सरकार और सरकारी कर्मचारी गांव को गुलाम बनाए हुए हैं, ये आज का विषय है। अब इसको मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से गांव को इन्होंने गधा बना दिया है। ये विषय है ये कि किस तरह से इन्होंने गुलाम बनाया। आपको बताऊं कि जो 29 विभाग मिले हैं, तो अगर 29 विभाग मिले हैं तो गांव वालों को इसका भी तो अधिकार मिलना चाहिए ना, कि अपने नियमों से किस तरह से उस विभाग में क्या क्या करना है। जैसे राज्य सरकार को जो विभाग मिले वो अपने नियम से वो चलाते हैं, केंद्र सरकार को जो विभाग मिले अपने नियम से वो चलाते हैं। उसी तरह से गांव को जो 29 विभाग है उनके लिए भी तो नियम उनको बनाने का, उनको चलाने की, उनकी व्यवस्था चलाने के लिए उनको अधिकार होना चाहिए। ऐसा इसीलिए है कि पूरे देश में आप देखिए 6 लाख गाँव हैं, 6 लाख से ज़्यादा गाँव, 6 लाख गाँव की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग माहौल हैं, अलग अलग चीज़ें वहाँ उत्पादन होती है, अलग अलग चीज़ें पैदा होती हैं, अलग अलग सुविधाएं हैं, अलग अलग लोगों की क्षमताएं हैं, अलग अलग उनके विचार हैं। तो ये 6 लाख गाँव को आप एक कानून से उनको नहीं चला सकते। अलग अलग उनके अंदर अगर पूरा व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी बनाएंगे तो उसी तरह से वो नहीं बनाएंगे। हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश में गाँव पंचायतों को 29 अधिकार दिए गए। अब 29 अधिकार में तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो कानून बनाया गया, आपको एक चौंकाने वाली बात मैं बताऊंगा कि उस दफा में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में कुल 119 धाराएं हैं। अब देखिए 119 धारा, इस 129 धारा में आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 75 धाराओं में ये कहा गया है, 75 धाराएं में ये कहा गया है कि ये अधिकारी गांव पंचायतों के मामले में, अधिकार तो गांव पंचायतों का है लेकिन निर्णय लेंगे कौन? सरकार निर्णय लेगी। अब बताइए 75, कुल तो 115 है, उसमें बहुत में अधिकार की बात नहीं, उसमें बात दूसरी चीजें हैं। 119 धाराओं में 75 धाराओं को अधिकार दिया गया है गांव पंचायत को, लेकिन निर्णय का अधिकार दिया गया है कि इसमें ये अधिकारी उसमें निर्णय लेंगे। अब अधिकारी कौन कौन है? अब अधिकारी एक अधिकारी नहीं है। आप वैसे गांव पंचायत पे कितने अधिकारियों का वो निर्णय लेने का अधिकार मिला हुआ है?
शुरुआत करिए एडीओ पंचायत, बीडीओ, उसके बाद जिला पंचायत अधिकारी, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद तहसीलदार, तहसीलदार के बाद एसडीएम, उसके बाद निर्देशक पंचायती राज, उसके बाद प्रमुख सचिव और सचिव और विशेष सचिव, तमाम स्तर के अधिकारी गांव पंचायतों के बारे में निर्णय लेते। इनको अधिकार दिया गया वो 75 धाराओं में कि ये लोग निर्णय लेंगे, गांव वाले उसको निर्णय नहीं ले। अब बताइए, जब गांव वाले निर्णय लेंगे ही नहीं तो क्या जरूरत है पंचायती राज अधिनियम बनाने के लिए? आप उनको उन्हीं के अधिकार जो सरकार जैसे चल रही है, तमाम विभाग पंचायती विभाग के अंदर चल रही थी, इसको गांव पंचायत को आप चलाते रहते अनावश्यक रूप से ये कहने के लिए कि हमने गांव पंचायतें बना रखी हैं, गांव को अधिकार दे रखा है। इसका क्या ये निरर्थक है कि नहीं? उसी तरह से इनको कानून बनाने का अधिकार भी है। मैं आप बताऊं कि नियम बनाने का ये जो अधिकार है ना, 119 धारा में जो 75 धाराओं में अधिकार दिया गया कि कौन कौन के व्यवस्था चलाएगी, उसी तरह इसमें कानून तो बन गया, लेकिन कैसे व्यवस्था चलेगी वो नियम है। नियम बनाने का अधिकार, तो आपको ये भी हैरत होगी 47 अधिकार उनको दिए गए हैं कि 47 मामले, गांव के 47 मामले में नियम कौन बनाएगा? नियम बनाएगी राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश बाकी राज्य। अब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये 47 विभाग कौन है, 47 मामले कौन है जिसमें कि ये कानून बनाएंगे हैं। इसलिए मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि गांव में काम करने की इतनी संभावना है, इतनी व्यवस्थाएं, नहीं तो 47 नियम बनाने के उनको क्यों अधिकार? यानी सरकार ही समझ रही है कि ये 47 तो मामले हैं जिनमें नियम बनाना चाहिए ही चाहिए, और भी बहुत से मामले हो सकते हैं, तो 47 के तो नहीं है। और 47 मामले अगर नियम बनाना है तो आप समझ लीजिए गाँव में कितना काम है। इसके अलावा उन्होंने कुछ मामले में जो अधिकार गाँव को दिया है, गांव को अधिकार दिया है कि कुछ मामलों में चलिए आप भी कुछ गांव पंचायत में क्या दिया है उनको कहा कि आप उप नियम बनाइए। नियम तो नहीं बनाएंगे, नियम तो सरकार बनाएगी, आप उप नियम बनाएंगे। मतलब नियमों के अधीन कुछ अगर चाहते हैं बना सकते हैं, जैसे सफाई के मामले में बना सकते हैं आप, कूड़ा कहाँ फेंका जाएगा इसके लिए, पानी के निकासी के लिए आप उप नियम बना सकते हैं, तालाब गढ़े के लिए बना सकते हैं। ये छोटे छोटे मामले जो कि उसके लिए, लेकिन वो भी उप नियम जो बनेंगे वो भी राज्य सरकार का जो निर्देश होगा, जो नियम बना हुआ है उसी के अधीन बताएं। अब कौन है ऐसा बताइए? एक तो उनके 75 जो वो उनके 47 नियम उनको समझिए, फिर गांव वाले समझेंगे भाई इस 75 में कौन सा हमको अधिकार है जिसमें हम बनाएं। तो ये उनको न समझ में आएगा न कभी बनाएंगे। इतने ने उप नियम का भी उन्होंने एक मॉडल बना दिया है। राज्य सरकार ने कहा जो उप नियम भी बनाएंगे वो इस तरह के उप नियम बनेंगे, और उसी नियम को ये गाँव वालों के साथ इतना बड़ा माहौल, उनकी कौन सी आज़ादी है, कौन सा स्वतंत्रता दिया गया, कौन सी स्वायत्ता दिया गया। ये बार बार मैं आपको ये समझाने की बता रहा हूँ किस तरह से गांव को इन लोगों ने अपना एक गुलाम से भी बदतर गुलाम बना कर रखा कि नहीं तुम उसको अपने मतलब नहीं कुछ करोगे, जो हम कहेंगे उस करेंगे। इसीलिए मैंने आपने कहा कि पगहा और गधा, पगहा गधा का मतलब क्या है? सरकार के हाथ में पगहा और गधा, गधा मतलब गाँव को बना दिया है गधा। गधा मतलब 47 कानून का तमाम अधिकारी लाते जाइए गांव पर गधे के लिए। गांव वाले कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, बस उनको बोझ छोड़ते जाएंगे, आपका कानून बनता जाएगा, आपके नियम बनते जाएंगे, और गधे की भांति उनको आप लाते जाइए कि ये है, ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है। अब चुपचाप गधा उसको सहता रहे। और इससे भी आगे कि जैसे गधे को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो बस वो दोनों पैर बांध दिया था कि आपने देखा ही होगा कि अगला दोनों पैर बांध दिया। उसी तरह नियम उप नियम ये कानून से गधा बना के आपने उसको गांव को छोड़ दिया कि वो सोचे मत। गधा ये होता है ना, अपने ही कुछ ना सोचे, जो सोचे उसका मालिक सोचे कि कहाँ जाना है, पीछे से हुर करे, और जहाँ अगर मैदान में छोड़ दिया है तो उसका दोनों टांग बांध दे ताकि वो कहीं जाना पाए, इर्द गिर्द खाली घास चरता है। तो ये गाँव की स्थिति ये सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने और उसके अधिकारियों ने कर रखा है। इसीलिए मैंने कहा कि अधिकारियों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो आज का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों ने किस तरह से गांव को गुलाम बना रखा है, ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो ये जो गुलामी है, इसी गुलामी को हम समझाना चाहते हैं। जब तक इस गुलामी से मुक्ति नहीं मिलेगी गांव वालों को, इसमें समझ लीजिए कि अपने तंत्र काम करने का मौका नहीं मिलेगा। और जब तक काम करने का मौका मिलेगा गांव ऐसे बदतर होते जाएंगे, दिन पर दिन वो गरीब होते जाएंगे, लोग पलायन करेंगे, लोग वहाँ से
तकलीफें बढ़ती जाएंगी, अपने हिसाब से वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि फिर ये क्या करेंगे। और अधिकारी तो देश के अधिकारी और देश का कानून दोनों, ये दोनों को बता कि देश का अधिकारी महाभ्रष्ट और देश का कानून इतना मुश्किल, और उस कानून के अगर लागू कराने जाइए तो उस प्रक्रिया इतनी जटिल कि किसी आम आदमी, कम से कम गाँव के आदमी की तो की हैसियत नहीं है या समझ नहीं है या उनके पास इतनी साधन नहीं है कि देश के और प्रदेश के कानून को वो लागू करा सकें। तो ये गांव के आपने देखा कि किस तरह से गांव गुलाम बनाए गए। अब मैं आपको ये जो अन्य बातें जो समझाना चाहता हूँ कि आखिर में ये जो गांव की जो गुलामी है, ये समझ रहे थे लोग ना कि इस तरह से गांव को हमको विकसित करना है, तो किस स्तर पर इसको विकसित करना है तो एक नेताओं को, ये सरकार को और उत्तर प्रदेश को समझना चाहिए वो चाहते क्या है गांव को बनाना। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो गांव को बनाना कैसा चाहते हैं। अगर गांव को एक विभाग के रूप में बनाना चाहते हैं तो स्पष्ट आने में दिक्कत क्या है। अगर वो एक विभाग बन जाता तो हो सकता था कि जैसे कि आखिर बहुत सारे विभाग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसी तरह से गाँव भी वो चलता। ये गाँव पंचायतों का ढोंग करने की जरूरत क्या थी। ढोंग करने की जरूरत इसलिए है कि देखिए ये गांव को उन्होंने एक तरह से बहुत सारा पैसा, तो क्योंकि आबादी तो 70% आबादी तो गांव में ही रहती है। 70% आबादी का मतलब एक आप समझ लीजिए कि 1 अरब लोग तो गांव में ही रहते हैं। सारा पैसा जो सरकार को कमाई हो रही है, अरबों खरबों जितनी कमाई हो रही है, वो सारा पैसा में 70% लोग का योगदान ही तो बहुत ज़्यादा है। अब वो 70 पैसा अगर वो लोगों को अधिकार दे देंगे, पहले भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा मैं इसलिए बताता था कि बार बार आप सुनेंगे तो दिमाग आपका बिल्कुल खुल जाएगा। वो जो 70% लोग हैं, वो पैसा जो दे रहे हैं, उनसे जो कमाई हो रही है, उसको वो जब तक वो पैसा उनको नहीं मिलेगा तो उनका ये सुख सुविधा और ये भोग कैसे हो पाएगा। तो उस भोग के लिए चारागाह, मतलब आप समझ लीजिए गांव विभाग के रूप में नहीं रखेंगे। अरे भाई विभाग के रूप में रखो जैसे सारे विभाग है, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ, नहीं विभाग नहीं रखना है, उनको चारागाह बना के ही रखना है। मतलब कहने के लिए कि ये तो आपकी खुली छूट है, आप स्वतंत्र हैं काम करने के लिए, लेकिन चरेंगे हम, चरने के लिए लूटेंगे हम उसका हक मारेंगे हम। तो ये जो चारागाही करने का जो प्रवृत्ति सरकारों में लग गई है, वो चारागाही करने की प्रवृत्ति गांव में है। आपको मैं बताऊं कि छोटे छोटे उदाहरण के लिए, अब आप ये बताएं कि ये इन्होंने जो नियमावली है ना, ये बहुत सारे नियम हैं, कुछ नियमों का आपको जिक्र करना चाहूँगा। इन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं, ये राज्य सरकार, उसमें सरकार नियम है कि गांव कैसे पत्राचार करेगा। अब मैं वो किताब से आपको दिखाना चाहता हूँ। किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये पंचायती राज अधिनियम में बार बार अपने पास रखता हूँ आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो आपको ये जाके अद्भुत आश्चर्य होगा कि इन्होंने उन ऐसे नियम बनाए हैं कि पत्राचार कैसे बनाएंगे, इसका नियम जो है ये बताएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पत्राचार का नियम बताएगी कि ऐसे ऐसे आप पत्राचार करेंगे। आप बताइए गांव वालों को क्या समझ नहीं है कि वो कैसे कैसे चिट्ठी लिखें, कैसे कैसे पत्राचार करें, है कि नहीं है बताइए। अब वो पत्राचार करने के लिए इनका बताएंगे ऐसे आप। अब गांव वाले जब देखिए, जब कोई आप काम करते हैं ना, ये बात काम किए हुए आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते। जब काम करते हैं तो उसके काम करने के तौर तरीके से एक चिंतनशीलता बढ़ती है। मतलब उस काम करते हैं तो फिर एक प्रवृत्ति आपके आते, पहले तो काम चाहिए आप, फिर काम को मिलने के बाद ये सोचते हैं कि ये काम को हम कितने अच्छे ढंग से करें। तो जब अच्छे ढंग की जो प्रवृत्ति आती है तो वो फिर चिंतनशीलता बढ़ती है, चिंतन आप करते हैं कि इस ढंग से मैं इसको और अच्छे ढंग से कर सकता। तो ये जो चिंतनशीलता है, ये तो जब आपको जिम्मेदारी दी जाएगी तभी ना आप करेंगे। अब आप उनको काम दिए नहीं, आपने एक फॉर्मेट बना के दे दिया कि आप ऐसे पत्राचार करें। अब अगर हम पत्राचार इस तरह से करेंगे तो हम क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से कहना चाहते हैं, कौन सी बातों को किस ढंग से हम प्रभावी ढंग से लाना चाहते हैं, वो तो हम कह नहीं पाएंगे। आप जब हम कह नहीं पाएंगे तो हमारी चिंताशीलता नहीं बढ़ेगी। जब चिंताशीलता नहीं बढ़ेगी तो आगे हम अपने गांव के विकास के बारे में, अपने गांव के
तमाम जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के बारे में हम क्यों सोचेंगे? वो तो एक सरकारी कर्मचारी जैसे करता है उसी तरह से कर्मचारी करते रहेंगे। जबकि गांव एक सरकारी कर्मचारी की तरह से हमें नहीं विकसित करना। अगर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही गाँव को विकसित करना होता तो संविधान में ये व्यवस्था नहीं की जाती। उत्तर प्रदेश सरकार चूंकि संविधान में व्यवस्था है कि गाँव वाले अपनी व्यवस्था खुद चलाएंगे, इसलिए राज्य सरकारें कहती हैं कि सरकार भले कहे लेकिन हम इसको अपने विभाग के रूप में रखेंगे। जब विभाग के रूप में रखने की बात है तो विभाग के रूप में रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि विभाग के रूप में रखेंगे तो फिर वो उसका शोषण कैसे कर पाएंगे? फिर क्योंकि विभागों के नियम है, उसको आज़ाद भी करेंगे, लेकिन आज़ाद भी रखेंगे लेकिन फिर भी उसको हम अधिकार नहीं देंगे। अधिकार नहीं देंगे तो उसको पगहा मेरे हाथ में, सरकारों के हाथ में रहेगी और बैल की तरह से ये इधर उधर अपना ये जानवर की तरह घूमते रहेंगे, पगहा इसमें हाथ में लिए रहेंगे। तो ये जो पगहा की प्रवृत्ति है इस गाँव वालों की, इस प्रवृत्ति को हमको इसको ख़त्म करना। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि मैं बताऊं आपको कि गांव पंचायतों को बहुत सारे जो आदर्श अधिकार जो दिए गए हैं वो बहुत छोटे छोटे अधिकार दिए गए हैं कि भाई गांव पंचायत भी अपना कुछ काम कर सकते हैं, बाकी तो सबको पास इनके पास अधिकार दिए गए हैं। अब इनको जो अधिकार है वो आपको सफाई, अब जैसे इन्होंने कहा कि सफाई आज के संबंध में ये नियम बना सकते हैं, एक हो गया। दूसरा इन्होंने कहा कि एक नियम सफाई आज के संबंध में नियम, सफाई में उन्होंने कहा उसको मॉडल बना दिया है कि ये मॉडल बना। अब और सफाई आज के नियम बनाएंगे, कहीं तालाब के बारे में बनाएंगे, कहीं खड़ी जगह में, पहले मैं बता चुका हूँ, फिर उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं है कि वो क्या क्या बनाएंगे। गढ़ा और ये क्या दान की संपत्ति के बारे में बनाएंगे, से निकले इसके बारे में बनाएंगे, गांव कहीं से उनकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान कर रहा है उसको रोकने के लिए बनाएंगे, स्वच्छता सफाई और जल निकास का बनाएंगे, सुअर बाड़े के बनाएंगे। ये जो बनाएंगे ये नियम नहीं बना सकते हैं, ये उप नियम बनाएंगे। जो नियम ऑलरेडी बन चुके हैं उन्हीं नियमों के अधीन ये समझते हैं कि ये नियम बनाएंगे। अब ये जो 29 विभाग दिए गए हैं, एक भी विभाग के बारे में आपने गांव वालों को ये अधिकार नहीं दिया कि कोई भी एक विभाग हो जिसमें कि आपको नियम बनाने का भी अधिकार हो, आपको उपनियम भी बनाने का अधिकार हो और उसको लागू कराने का लिए। देखिए, कोई भी व्यवस्था तभी चलती है जब आप मोटे मोटे समझ लीजिए कि कोई व्यवस्था तभी चलेगी जब 4-5 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपकी व्यवस्था की योजना होनी चाहिए, ठीक है, योजना बन गई। फिर योजना की, जैसे हम गांव के संदर्भ में सोचिए, सब जो बात हम करें, एक पहले आप गांव को क्या बनाना चाहते हैं उसकी आपने योजना बन गई। फिर दूसरी बात है कि योजना बन गई तो उसके लिए संसाधन कहाँ से जुटेंगे, दूसरी व्यवस्था हो गई। अब संसाधन जुट गया तो उस योजना संसाधन फिर उसको कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, ये तीसरी चीज़ हो गई। फिर चौथी चीज़ हो गई कि इसको कौन कौन क्रियान्वित करेगा, और पांचवी चीज़ ये हो जाती है कि भाई ये जो योजना जो बन गई इसका लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये 5 चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे मैं जब बताऊंगा बातों पर गांव के बारे में तो इन्हीं सारे बात था कि पहला हमें ये सबके दृष्टि में होना चाहिए कि मेरा गांव कैसा होना चाहिए। पिछले बार भी आपको बताया था कि ये भूल जाइए कि गांव को आप शहर बनाना चाहते हैं। गांव शहर नहीं बनना है, गांव को हमें स्वर्ग बनाना है। और स्वर्ग का बारे में पिछले बार आपको मैं बता दूंगा, आप देख लीजिएगा कि हम स्वर्ग की अवधारणा हम लोगों की कैसी है गाँव चलाना। तो पहले तो आपके दिमाग में गाँव वालों की ये पूरी बात बैठनी चाहिए कि हमें गाँव को गाँव शहर नहीं बनाना है, हमें गाँव को गाँव बनाना है। ये दृष्टि आपका होना चाहिए। अब गांव को गांव बनाना है लेकिन साथ साथ हमें स्वर्ग भी बनाना है। तो स्वर्ग बनाना का मतलब क्या हुआ कि स्वर्ग में आप भूखे तो नहीं रहेंगे, स्वर्ग तो ऐसा बनेगा नहीं कि सारी तकलीफ उठाएंगे। स्वर्ग का मतलब है कि हर चीज़ें आपको जिससे आपको सुख मिले, सुविधा, जिससे आपको शांति मिले, जिससे आप प्रसन्नचित्त रह सकें, वही तो स्वर्ग होगा। अगर वहाँ सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है तो कौन सा भाई स्वर्ग। तो ये तो आपकी धारणा बने कि हमें गांव को बनाना है, अपना स्वर्ग बनाना है, मतलब सुख शांति और प्रसन्नता जिस गांव में रहे, तो उसके लिए आप योजना बनाए। अब आपने योजना
आपने पहले बना ली इस चीज़ों को लेकर, इस दृष्टि को रखे सामने, दृष्टि में ये रहेगा, सामने लक्ष्य क्या रहेगा, हमें उसको स्वर्ग बना, स्वर्ग क्या मतलब सुख हो, शांति हो और प्रसन्नता रहे, ये आपका उद्देश्य हो गया। अब ये जो उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आपने योजना बनाई, इस योजना में क्या क्या हमें ज़रूरत है जो कि हमको ये चीज़ों की पूर्ति कर सके, इस ऐसा माहौल दे सकता है, आपने योजना बनाई। फिर धन कहाँ से आएगा, धन का आपने व्यवस्था को करेंगे, धन की कैसे है, फिर इसको क्रियान्वित कैसे करेंगे और इसका परिणाम। ये जो भारत का संविधान है ना, यही मैं बताना चाहता हूँ आपको, उसने सब कुछ दिया आपको, आप कैसे योजना बनाएंगे इसका भी अधिकार दिया, आप कैसे उसको धन कहाँ से प्राप्त करेंगे ये भी संविधान ने व्यवस्था दे दी। संविधान ने ये भी व्यवस्था दे दी कि आप कैसे उसके क्रियान्वयन के लिए कौन सी व्यवस्था बनाएंगे, ये भी उन्होंने संविधान ने दे दी। ये भी व्यवस्था दे दी कि कौन कौन ये लोग क्रियान्वित करेंगे और वांछित परिणाम आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, किसको आपको जो वांछित परिणाम नहीं दे रहा उसको किस तरह से आप दंडित करें, ये भी आप दे दिए। तो सारा चीज अगर संविधान ने दे दिया तो कौन सी बाधा आ रही है, वो आपको ये चीज़ें प्राप्त करने में, गाँव को, सरकार को स्वर्ग बनाने में बाधा आ रही है। फिर मैं वही दोहराऊंगा कि इन पांचों चीज़ों जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें बाधा ये आ रही है कि राज्य सरकार आपको गुलाम बना के रखना चाहती है, सारा कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, ताकि ये भले ही पांचों चीज़ों का आपके पास अधिकार है, पांचों चीज़ों की व्यवस्था आपको मिल चुका है, लेकिन ये व्यवस्था का हमारे हिसाब से ही चलेगी। अब ये व्यवस्था का अधिकार अगर इनके हिसाब से चलेगी तो आप जीवन भर इनके पिछलग्गू हमेशा हमेशा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों के पिछलग्गू आप बने रहेंगे, और आप अपने जब तक आप पिछलग्गू रहेंगे तभी तक आप उनके पर जितना आश्रित रहेंगे उतना ही उनके महान समझेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत महान हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी महान हैं, हमारे अफसर महान हैं, हमारे जितने अधिकारी आते हैं जैसे एडीओ, बीडीओ, जिला पंचायत अधिकारी, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम को सोचे अरे बाप रे बाप, ये तो बड़े भारी अधिकारी हैं, इनकी कृपा पर मेरा गांव चल रहा है। उसी तरह से मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि ये हमने गांव को दिया, उनको समझेंगे अरे ये ऐसा मुख्यमंत्री तो को देने जा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी आप वहाँ से दे रहे हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा अगले में कि जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है सब कुछ व्यवस्था पहले ही संविधान में किया गया है कि ये आपको करना है, लेकिन ये चीज़ें जो आपको मिलना है, आपको खुद करना है, वो चीज़ों को ही टुकड़े टुकड़े में ये आपको घोषणा करते रहते हैं और समझते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी ने हमको ये दे दिया, प्रधानमंत्री जी ने किया। छोटा उदाहरण देना कि ये जो 1947 में पंचायती राज अधिनियम बना, उसी में ये व्यवस्था कर दी गई कि हर गांव में स्वच्छता के लिए शौचालय घर घर में बनाए जाएंगे। अब ये व्यवस्था तो 1947 से, लेकिन इसी को प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की कि हम हर घर घर में शौचालय बनवा रहे हैं, तो आप लोगों ने सोचा कि वाह, ये तो आज तक कभी किसी ने किया नहीं, इतना महान कार्य हो गया, ये शौचालय घर घर में बन गया कि आप जय जयकार करने लगे। जबकि 1947 70 साल से 43 साल, देखिए 70 साल से ज़्यादा हो गया, तब से हर गांव पंचायतों को अधिकार मिला हुआ है कि घर घर में शौचालय बनाए, लेकिन इन शौचालयों को बनकर इन्होंने अधिकार दिया नहीं, ना राज्य सरकारों ने दिया, ना केंद्र सरकारों ने दिया। तो उसके बाद 70 साल बाद अगर कोई आकर नेता घोषित, प्रधानमंत्री ने घोषित किया, तो आपने सोचा कि ये तो आज तक वो चीज़ मिल जो आज तक किसी ने नहीं दिया। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को जब आप देखते हैं कि जो आपको मिला हुआ है, जो अधिकार आपको मिला, उन्हीं अधिकारों को इन्होंने केंद्रित कर लिया है। तो उस केंद्रित अधिकार को थोड़ा थोड़ा आप पर टुकड़ा डालते हैं, तो आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ी हमारे पर इनकी कृपा हो गई, ये लोग बहुत बड़े महान कार्य कर रहे हैं, ऐसा तो किसी ने किया नहीं, और आप वो पिछले को बने होते। तो एक आज जो महत्वपूर्ण बात है कि ये आप समझने की बात है कि आप पगहा उनके हाथ में है और आप गधा रहेंगे। अब आप गधा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये आपको सोचने की बात है। अब वो ये गधा शब्द तो समझ लीजिए कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गाँव को ये कोई अपमानजनक शब्द नहीं है, ये सिर्फ समझाने की बात है कि आपके ऊपर इन लोगों के, आखिर में संविधान से बड़े तो है नहीं, तो इन लोगों ने ये दायित्व आपको क्यों लाते चले जा रहे हैं, क्यों एक पर एक कानून लाते चले गए, और उन कानूनों पर आप बोझ के रूप में आपके सामने वो बोझ बनते गए और फायदा मिला नहीं।
क्यों इन्होंने आपके हर कदम पर रोड़े लगाए हैं कि नहीं आप ऐसे नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे? ये क्यों रोड़े लगाए हैं? तो ये जो गधा इसलिए बनाए हैं कि आपको सोचने ही नहीं दे रहे। तो इस विचार को समझाने के लिए मैंने आपका ये गधा शब्द का इस्तेमाल किया, ताकि इस असलियत को आप समझिए कि गधा का मतलब ये कानून की व्यवस्था में या संवैधानिक व्यवस्था में गांव के गधा बनने का मतलब क्या है, और उनके गांव और उनका जो सरकार का जो ये सरकार की जो प्रवृत्ति है कि उनके हाथ में जो लगाम है, हर मौके मौके पर आपको पगहा गांव का इसलिए मैंने इस्तेमाल शब्द किया, लगाम नहीं इस्तेमाल किया, कि वही पगहा के गांव में हर गांव में लोगों के पास पगहा, बैल को पालने के लिए, गाय को बांधने के लिए, जानवरों को बांधने के लिए पगहा का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सरकार, आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि ये कानून रूपी पगहा बना के नियम बनाने का अधिकार लेके और अपने को पगहा के लिए सारा कानून जो है उनका पगहा बन चुका है, उससे उस पगहे से आपको ये हमेशा खींचते रहते हैं ताकि आप कुछ ना कर सकें और आप पर अपना बोझ लाते जाते हैं। तो साथियों ये बातें ये आपको मैंने बताया, और ये देखिए अब मैंने इसीलिए कहा कि ये हर रविवार को आ रहा है। पिछली बार पहले तो हम 15 दिन में आपको संबोधित कर रहे थे, लेकिन अब हमने सोचा कि हर सप्ताह में 11 बजे आपको बात कहें। अभी बहुत सारी आपको बात बताना, आगे हमें आने वाले समय में बहुत से चुनौतीपूर्ण बातों को हम आपके सामने लगाएंगे। ये तो अभी हम आपको इस पूरी व्यवस्था को बारे में बता रहे हैं जो संविधान ने आपको दे रखा है, और उस संविधान के हिसाब से किस तरह से आपको गुलाम बनाए रखा है। इन व्यवस्थाओं के बारे में अभी हमने ये चर्चा किया, लेकिन आप इसीलिए हम चाहते हैं तो अब जल्दी जल्दी ये इसको पूरा किया जा सके। और चूँकि फेसबुक पे है, फेसबुक लाइव पे है, तो अगर इस समय 11 बजे आप नहीं भी देख पा रहे हैं तो आप कभी भी इसको फेसबुक पर जाके देख सकते हैं कि 8वें एपिसोड में क्या हुआ, 7वें एपिसोड में क्या हुआ। और जो साथी हैं कि अगर पहले एपिसोड से जो समझ में ना हो तो पहले एपिसोड से शुरू जो कड़ी है उससे भी कभी देखना शुरू करिए। पहले से क्रम वाइज मैंने बताया है कि हर एपिसोड से देखना शुरू करिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, उससे आप देखते रहिए। तो मैं इस क्रम को निरंतर जारी रखूं। आज मैं लखनऊ में नहीं हूं, साथियों से बता दूं, मैंने सोचा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली से मैं आपको ये 8वीं कड़ी में आपकी बात कर रहा हूं, ताकि मैं कहीं भी रहूँगा तो इसका किसी तरह से बाधा इसमें न पड़े, इसलिए मैं कहीं भी जाऊँगा तो ये बात आपसे बताता रहूँगा। और जितना जल्दी आप समझ लेंगे, जितना जल्दी लोगों को समझा लेंगे, ये एक बात पिछले बार मैंने भी कहा है कि हर गांव में एक समिति बनाइए और वो गांव सरकार बनाने की एक समिति बनाना शुरू करिए, ताकि आने वाले समय में हम इसको और प्रभावी ढंग से लागू करें। सभी साथियों को जो जिनसे मेरी फ़ोन पर बात होती है उनको मैंने बताया कि आप अपने गांव में एक समिति का गठन शुरू कर दीजिए, ताकि वो समिति जब आएगी तो आने वाले समय में इसको हम लोग गांव सरकार की बात को और प्रभावी ढंग से उठा पाएंगे। तो इन शब्दों के साथ साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज़ को जितना तेज़ी से आप बढ़ाएंगे आपस में, इस मामले को लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाएंगे, यानी इस बात को शेयर करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे लोग, और जितना जल्दी ज़्यादा जानेंगे तो आपको जो गांव आज मैंने गांव वालों को गधा कहा, कल मैं हो सकता है गांव वालों को घोड़ा कहूँ। और घोड़ा का मतलब ये है कि घोड़े के हाथ में भले आपके हाथ में लगाम हो, लेकिन घोड़ा सरकार के हाथ में लगाम भले दे देगी, लेकिन घोड़ा नहीं चाहेगा तो सवार को अपने पीठ पर नहीं बैठने देगा। तो गांव वाले अपनी सहमति से तो इनको मान लेंगे राज्य सरकार को, लेकिन नहीं चाहेंगे तो सवार को गिरा फेंकेंगे, बाहर कर देंगे। वही ताकत मैं चाहता हूँ कि वो घोड़े की ताकत हो कि अपनी सहमति से तो इनके नियम आप मान लेंगे कि आपका ये नियम है, इसको सरकार करते, लेकिन नहीं चाहेंगे तो इनके नियम को नहीं मानेंगे, अपने ढंग से गाँव चलाएंगे। और लक्ष्य वही है, गाँव को स्वर्ग बनाना। और स्वर्ग कैसा हो, जहाँ की हमें सुख भी हो, हमारे पास साधन भी हो और हमारे पास प्रसन्नता भी हो। तो ये जो बार बार हम कह रहे हैं कि ये हम अपने ढंग का गाँव बनाएंगे और गाँव को स्वर्ग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।